बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ और उसके बाद मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊँ तो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने देखा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट होता है। करंट की हमने टाइप्स पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है। फिर हमने सोर्सेज ऑफ करंट देखे थे और फिर उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट देखे थे। इसके अलावा हमने देखा था कि करंट जब फ्लो करता है तो जो हम उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं बाय अप्लाइंग अ बैटरी, वो उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग कोलिजन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद लेटिस एटम्स। ठीक है। अब जब भी हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने देखा है कि करंट फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है कि एक बैटरी कनेक्ट हो। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देती है और अलाइन करने की वजह से क्या होता है कि सारे चार्जेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करते हैं और हमें करंट मिल जाता है। अगर बैटरी कनेक्ट ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन होती है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और हमें कोई करंट नहीं मिलता। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाने के लिए एक बैटरी का होना ज़रूरी है। ठीक है। तो जब भी कोई बैटरी कनेक्ट होती है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कितना करंट फ्लो करता है। यानी कि अगर हम अपनी मर्जी का करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक जर्मन फिजिसिस्ट था, साइमन ओम। उसने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की थी और बाद में उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दी थी जो कि आज ओम्स लॉ कहलाती है। तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें उसने देखा कि किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में से जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट की अमाउंट बढ़ती जाती है। तो यही जो है ये ओम्स लॉ भी है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर में से जो करंट पास करता है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप रेड बॉक्स में ये स्टेटमेंट देख रहे होंगे ओम्स लॉ की। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट such as temperature etc of the conductor remains constant। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ओम्स लॉ में वो ये है कि फिजिकल स्टेट कंडक्टर की चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी तो ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब तक जब तक कि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जैसे कि टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेम रहे। ये जो है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। तो अगर हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज V। ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें और इक्वालिटी में चेंज करें तो साथ एक कांस्टेंट अपेयर होता है। वो कांस्टेंट जो है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कांस्टेंट जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R is the constant of proportionality and is called as resistance of the conductor।
अब एक्चुअली ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, मैं आपको वैसे ये बता रही हूँ कि जब ओम ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन देखा था, तभी उसने एक एक्सपेरिमेंट और देखा था। उसमें उसने देखा था कि जो करंट है ना वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब उसने इसको इक्वेशन बनाया तो हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर का रिलेशन आ गया, और आर चूंकि यानी कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, तो उसने इससे जो है वो प्रोपोर्शनल रिलेशन निकाला बिटवीन V एंड I। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया था, लेकिन खैर जितना बुक में है हम उसी तक महदूद रहेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको देख रहे हैं कि R किस तरह से अपेयर हुआ है, एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपेयर हुआ है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल की या जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन मींस लेंथ क्या है, एरिया क्या है। ठीक है, और इसके अलावा फिजिकल स्टेट क्या है उस कंडक्टर की। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जिस पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी: नेचर, डायमेंशंस एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और वैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करना चाहें कि रेजिस्टेंस फिजिकली क्या है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने कहा था कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो मूव करना शुरू कर देते हैं एक डायरेक्शन में। मूव करने के दौरान वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और लेटिस एटम्स के साथ। इन कोलिजन्स के दौरान एनर्जी शेयरिंग होती है। ठीक है, और जब लेटिस एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये लेटिस एटम्स जो हैं या इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन्स जो हैं ये क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करने की कोशिश कर रही हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि करंट के पाथ में जो भी ऑपोजिशन आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, वो जो है वो चीज़, वो बैरियर या वो ऑपोजिशन जो है वो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस कहलाता है, वो उस करंट के पाथ में रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे द रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर कॉन्टिन्यूस बम्पिंग विद द एटम्स ऑफ द लेटिस। ठीक है, तो फिजिकली जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है, ये ऑपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ करंट। और ये ऑपोजिशन किस वजह से होती है, कोलिजन्स की वजह से होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद लेटिस एटम्स। ठीक है, और फिर वही बात कि ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि नेचर क्या है। नेचर पर इसलिए डिपेंड कर रही होती है कि एटम का जो साइज है ना वो बेसिकली बढ़ने या कम होने से जो है ना ऑपोजिशन बढ़ती है या कम होती है। एटम बड़ा होगा तो चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो बढ़ जाएंगे, एटम्स छोटे होंगे तो चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो कम हो जाएंगे। इसी तरह डायमेंशंस, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, उस हिसाब से एटम्स की एडजस्टमेंट होती है, लेटिस एटम्स की, तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट भी बहुत मैटर करती है। अब फिजिकल स्टेट किस तरह से मैटर करती है ये अभी हम रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल स्टेट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है उसके चेंज होने से किस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होती है, ये हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें 13.2 को, V इक्वल्स टू आई आर या आर आई, यहाँ से अगर आप आर को सेपरेट करें तो V ओवर आई बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। V के यूनिट हो जाते हैं वोल्ट्स, I के एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस का क्या यूनिट बना, वोल्ट पर एम्पेयर, और इसको हम साइंटिस्ट के नाम पर ही ओम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 ओम डिफाइन करें तो 1 ओम क्या होगा, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its end, then the resistance of that conductor would be 1 ohm। ठीक है, और ओम का जो सिंबल है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, इसको हम ओमेगा कहते हैं, ये जो है ये ओम का सिंबल है।
तो हम किसके बराबर है, वोल्ट्स पर एम्पेयर। ठीक है, एक आपको ये 13.7 ग्राफ नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने अभी देखा था कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा। तो यही वो एक लाइन ड्रॉ की हुई है। आपको पता है कि जितनी भी लीनियर या प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होती हैं उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आते हैं, तो ये वही जो है ये ग्राफ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस ग्राफ की कैप्शन में लिखा हुआ है वोल्टेज ग्राफ ऑफ एन ओमिक मटेरियल। तो जो ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल्स या जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक मटेरियल कहते हैं, और जो फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी आपको पिक्चर 13.8 में एक और ग्राफ नजर आ रहा होगा। ये पिक्चर 13.8 देखिएगा, इसमें एक और ग्राफ नजर आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन है ग्राफ के अंदर। पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चलते 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 ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ये जो पोर्शन थोड़ा सा कर्व्ड है, टिल्ट है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा इतने पोर्शन के दौरान। ठीक है, इतने पोर्शन के दौरान ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो ये जो ग्राफ है जो फिगर 13.8 में बना हुआ है, ये आपको बेसिकली एक नॉन ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल दे रहा है। नॉन ओमिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर, अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी नॉन ओमिक कंडक्टर नहीं, नॉन ओमिक सब्सटेंस। नॉन ओमिक सब्सटेंस अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनमें आप देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, बढ़ता है तो करंट की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ती जाती है, लेकिन आगे जाकर ये लीनियर रिलेशन खत्म हो जाता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ता। ठीक है, लीनियरली नहीं बढ़ता, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब जाके उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो ये ग्राफ जो है ये नॉनोमिक सब्सटेंस का ग्राफ है। ठीक है, और नॉनोमिक सब्सटेंस जो है उनमें एक, या नोनोमिक डिवाइसेस जो हैं उनकी एक बहुत मशहूर एग्जांपल जो है, फेमस एग्जांपल जो है वो है फिलामेंट बल्ब। ठीक है, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर डायोड। आपने डायोड्स पढ़े होंगे, सेमीकंडक्टर्स पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि करंट ग्राफ उसका एक देखा होगा कि पहले करंट लीनियरली बढ़ता है थोड़ी सी देर के लिए और फिर एकदम से शूट कर जाता है। ठीक है, तो वो लीनियर रिलेशन नहीं होता, तो इस वजह से वो भी नॉन ओमिक सब्सटेंस है। तो फिलामेंट बल्ब और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सारे जो हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं ये नॉन ओमिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि एक्चुअली होता क्या है फिलामेंट बल्ब में। फिलामेंट बल्ब में ये होता है कि जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो करंट की अमाउंट बढ़ना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि आपने ग्राफ में भी देखा कि थोड़ी देर तक लीनियर रिलेशन रहता है। ये देखें, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन करंट के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि फिलामेंट बल्ब का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब टेम्परेचर जब तक नॉर्मल रेंज में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अभी हमने स्टेटमेंट में ही पढ़ा था कि ओम्स लॉ या करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के, जब तक तब तक जब तक कि उसकी फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। तो चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिलामेंट बल्ब का, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहता और आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से कर्व्ड होता जाता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर का चेंज है, टेम्परेचर की चेंज की वजह से एक्चुअली रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस हो रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका ओम्स लॉ जो है या जो लीनियर रिलेशन है वो वैलिड नहीं रहता। अब ये जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन है, ये अभी मैंने पहले भी कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है और किस तरह से हम इसको देख सकते हैं।
तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है इस पॉइंट के अंदर कि फिलामेंट लैंप नॉन-ओमिक इसलिए है क्योंकि जैसे ही करंट पास करता है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है और इस वजह से चूंकि फिजिकल स्टेट सेम नहीं रही तो ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहता, ओबे नहीं होता फिलामेंट लैंप में, एंड दैट्स व्हाई फिलामेंट लैंप इज नॉन-ओमिक सब्सटेंस और नॉन-ओमिक डिवाइस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है फिलामेंट लैंप तो हमने देख लिया, दूसरी हमने सेमीकंडक्टर डायोड की बात की थी। तो सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ देखें, ये बना हुआ है। तो ये ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा। तो इसमें देखें क्या हो रहा है। आप ये जो जीरो के पीछे वाला पोर्शन है ये थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। हम सिर्फ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे आप सिर्फ। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जरा सी देर के लिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता है, ठीक है, फिर वोल्टेज जरा सा बढ़ता है और करंट एकदम से शूट कर जाता है। ये देखें कितनी ज्यादा अमाउंट हो गई है करंट की इस थोड़े से वोल्टेज चेंज के लिए, ठीक है। तो चूंकि लीनियर रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया है तो इस वजह से सेमीकंडक्टर डायोड भी नॉन-ओमिक सब्सटेंस है, ठीक है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आई, इस वजह से ये जो है नॉन-ओमिक सब्सटेंस है सेमीकंडक्टर डायोड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली ओम्स लॉ का पार्ट ही है। इसमें हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस को हम किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस को अरेंज करने के दो तरीके हैं। एक को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऑब्वियसली आपने पहले पढ़े होंगे, ठीक है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टर्स जो हैं या रेजिस्टेंसेस जो हैं वो अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और छोटी सी आपको बता दूं, ये कॉम्बिनेशंस पढ़ने से पहले रेजिस्टर का वर्ड मेंशन हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें जहाँ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है वहाँ हम कुछ ऐसे डिवाइसेस अटैच करते हैं जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए या किसी सर्किट में ऑफर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं ना, उनको हम रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ लेंगे रेजिस्टेंसेस ही, ठीक है। तो रेजिस्टर का जहाँ वर्ड आया आप यही कहेंगे कि ये रेजिस्टेंसेस हैं, बेसिकली ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं। ये फिगर देखें 13.10 ए, एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं। ये आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम R2 की बात करते हैं, इसका एक एंड एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, दूसरा एंड दूसरी रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है। इस एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें हर रेजिस्टेंस से पास करने वाला करंट जो है वो सेम होता है। आप देख भी रहे होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है तो वो उसको एक ही पाथ मिल रहा है, ठीक है, उसके ब्रेकेज के या डिवीजन के कोई पाथ मौजूद नहीं है। तो इसीलिए एक जितना करंट ही तीनों रेजिस्टेंसेस में से पास करेगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं और करंट हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है। इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो वो सारी ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली डिराइव होती है इक्वेशन, लेकिन ये आप मेट्रिक लेवल तक डिराइव कर लेते हैं तो हमने एंड रिजल्ट यूज किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं या रेजिस्टेंसेस होती हैं साइड बाय साइड अटैच हुई होती हैं। साइड बाय साइड का मतलब है कि फर्स्ट टर्मिनल जितने भी होंगे वो सारे इकट्ठे कनेक्ट होंगे और एंड टर्मिनल जितने होंगे वो सारे इकट्ठे कनेक्ट होंगे। ये मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये बैटरी लगी हुई है, आप देख रहे हैं ये R1, R2 और R3, इन तीनों के ये जो एंड हैं ये इस एक पॉइंट पर अटैच हुए हैं, ठीक है, ये देखिएगा। और ये जो दूसरा एंड है
R1 का, R2 का, R3 का, ये तीनों इकट्ठे अटैच हुए हैं। तो ये जो है ये साइड बाय साइड अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इसकी ये आपको एक एनिमेशन भी दिखा रहे हैं, ये देखें, ये देखें क्या हो रहा है इस एनिमेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। और जैसे ही, अच्छा, एक बल्ब जब निकल गया है तो आप देख रहे हैं कि बाकी दो बल्ब भी ऑफ हो गए हैं, इनके सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है। ये एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक लाइन से डिवाइसेस अरेंज होती हैं, रेजिस्टेंसेस अरेंज होती हैं, तो कोई भी एक निकल जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने एक बल्ब यहाँ से निकाल दिया है तो बाकी दो बल्ब भी ऑफ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया है। अब जब तीसरा बल्ब आप लगा देते हैं तो तीनों बल्ब जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। ये एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की देखते हैं, अगर कोई एनिमेशन हुई तो देख लेंगे। एनी हाउ, पैरेलल को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पैरेलल में साइड बाय साइड कनेक्शन होता है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खुसूसियत ये है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होती हैं उनमें वोल्टेजेस जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस सेम होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये डिफरेंस याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इस रिलेशन के थ्रू जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/RE, RE मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, that is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में साइड बाय साइड अटैचमेंट होती हैं, एंड्स इकट्ठे ज्वाइन हुए होते हैं और वोल्टेज जो है वो सेम होता है। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं 13.5, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ओम्स लॉ में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक नेचर ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशंस, ठीक है। तो एक्चुअली वही रिलेशंस हम फाइंड करने लगे हैं। सॉरी, थर्ड वन वाज फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम ना वो डिपेंडेंस से देखने लगे हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल में। इसमें हम देखेंगे कि डायमेंशंस के साथ क्या रिलेशन निकलेगा और फिर उसके बाद हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखेंगे। एक वर्ड लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है? ये है रेजिस्टेंस ही, लेकिन यूनिट डायमेंशंस की, यानी कि आपके पास यूनिट लेंथ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यूनिट मीटर है तो 1 मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी है। इसी तरह अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1 मीटर स्क्वायर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो आप कह लें कि ये हमने एक टर्म डिफाइन कर दी है यूनिट डायमेंशन के लिए, है ये रेजिस्टेंस ही। अब ये किस तरह से अपेयर होगी ये हम देखते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए ये चेक करने के लिए कि रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो उसमें जब हमने लेंथ में देखा, लेंथ वाइज देखा रेजिस्टेंस को, डिफरेंट लेंथ्स ली सेम मटेरियल की और फिर चेक किया कि रेजिस्टेंस की क्या वैल्यूज आती हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह एरिया, डिफरेंट एरियाज लेके हमने चेक किया तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो देखें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि एरिया। ये हमने इकट्ठे एक ही रिलेशन के अंदर दोनों चीजें लिखती हैं, डायरेक्ट रिलेशन भी और इन्वर्स रिलेशन भी, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो साथ हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम इस सिंबल से शो करते हैं, इसको हम रो कहते हैं, RHO, रो, ठीक है। ये जो सिंबल है बेसिकली ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अच्छा, it may be noted that the resistance is the characteristic of a particular wire, whereas
The resistivity is the property of the material of which the wire is made. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिकली फर्क बताएगी रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। देखिए हम 1 मीटर की एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू आएगी, लेट से 500 ओहम आती है। अब हम 2 मीटर की रॉड लेते हैं, सपोज उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1000 ओहम आती है। हम 3 मीटर की रॉड लेंगे, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और आएगी। सेम मटेरियल की 3 डिफरेंट लेंथ्स लिए हैं हमने, तीनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट आ रही है। तो यही लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर वायर। ठीक है, जो वायर का पीस हम ले रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस फिक्स होगी। 1 मीटर की ले रहे हैं उसकी फिक्स होगी, 2 मीटर की ले रहे हैं उसकी अपनी होगी, फिक्स होगी, लेकिन वो पहली वायर के साथ मैच नहीं करेगी चाहे वो सेम मटेरियल की हो। इसी तरह थर्ड वायर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, वो फिक्स रहेगी, लेकिन वो पिछली 2 वायर्स के साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली वायर की कैरेक्टरिस्टिक है, वायर का कांस्टेंट होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे है, मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टिविटी बेसिकली यूनिट डायमेंशंस की है। तो अब मैं कोई भी मटेरियल ले रही हूँ, मेरे पास चाहे 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, जो भी है, लेकिन जब मैं कहती हूँ ना यूनिट डायमेंशंस, तो इसका मतलब है कि आप जितनी मर्जी लेंथ ले लें, लेकिन जब आप उसके यूनिट पे जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 1 मीटर के अंदर यूनिट डायमेंशन लेंगे आप, तो रेजिस्टेंस की खास वैल्यू आएगी। आप 2 मीटर की वायर ले लें, उसकी भी यूनिट डायमेंशन उतनी ही होंगी। ठीक है, यूनिट डायमेंशन यानी कि यूनिट एरिया या यूनिट लेंथ उतना ही होगा जितना पहली वाली वायर का था। ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू वही रहेगी। इसी तरह 3 मीटर वाली रॉड ले लें या वायर ले लें आप, उसका जब आप यूनिट के लिए रेजिस्टेंस लेंगे तो वो भी सेम होगी। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये यूनिट डायमेंशन की रेजिस्टेंस है, तो इसलिए आपकी तीनों रॉड्स के अंदर ये सेम रहेगी। हाँ, अगर आप मटेरियल चेंज कर लेते हैं तो फिर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। रेजिस्टेंस पूरे ऑब्जेक्ट की, पूरे वायर की रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टिविटी यूनिट डायमेंशन की रेजिस्टेंस है, इसी वजह से ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को अगर हम इस फॉर्मूले से एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो क्या आ जाता है, रेजिस्टिविटी या रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ या एल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को अगर मैं कहूँ कि डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। मीटर क्यूब क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, मीटर क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ मीटर होती है, तो जब हम ओवरऑल देखें तो ये मीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम यूनिट डायमेंशन का है ना तो उसमें एरिया और लेंथ दोनों आएंगे ना, तो एरिया मतलब मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर और लेंथ मतलब मीटर। तो ओवरऑल हम ये कहने की बजाय कि यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस है, हम कहते हैं मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। ठीक है, या यूनिट मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ से देखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट अभी हमने देखा था ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। अब मीटर और मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचता है, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है दैट इज ओहम मीटर। ठीक है, तो ये जो है ये रेजिस्टिविटी है। अब अगर हम इसका रिवर्स देखें, इन क्वांटिटीज का, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं इसका इनवर्स आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, इजीनेस इन द फ्लो ऑफ करंट। तो वो बेसिकली क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, ये आपको बेसिकली बताती है कि करंट
किस तरह से फ्लो कर रहा है, कितनी इजीनेस के साथ फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज अनदर क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इन फैक्ट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका इनवर्स है रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r या 1/, रेजिस्टेंस। और इसके यूनिट क्या होंगे, 1/ओहम या पर ओहम। तो इसको हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम स्पेलिंग रिवर्स कर देते हैं। ओहम OHM होता है ना, तो हम यूनिट को लिखने के लिए मो कर देते हैं, MHO कर देते हैं। ठीक है, और इसको साइमन भी कहते हैं या सीमन कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है वो कंडक्टेंस हो गया। इसी तरह रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम इस सिंबल से शो करते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। दैट इज 1/, रेजिस्टिविटी। और इसके क्या यूनिट होंगे, पर ओहम पर मीटर। और पर ओहम को अभी हमने मो लिखा था, MHO, तो MHO पर मीटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होगी, मीटर क्यूब की या यूनिट डायमेंशन की कंडक्टेंस होगी। राइट, अब ये आपको एक टेबल नजर आ रहा है, इसमें आपको कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं और उनकी रेजिस्टिविटी और साथ कंडक्टिविटी जो है वो दोनों बताई हुई हैं। सॉरी, कंडक्टिविटी नहीं है, ये एक और कांस्टेंट है जो बताया हुआ है। ये कांस्टेंट क्या है ये अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी बेसिकली आपका कंसर्न है अभी तक। ये दूसरा जो कॉलम है ये एक और डिफरेंट कांस्टेंट है, ये क्या होता है ये अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, it may be noted that from table 13.1 that silver and copper are two best conductor। सिल्वर और कॉपर देख रहे हैं, अगर हम इसकी रेजिस्टिविटी देखें तो इंतहाई कम है, 10⁻⁻⁸ में है, और साथ 1.52 है और इसका 1.54 है। बाकी में सॉरी प्रीफिक्स तो 10⁻⁻8 ही है, लेकिन जो फिगर है, दूसरा फिगर है, वो बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जो बेस्ट कंडक्टर हैं, अब बेस्ट कंडक्टर कौन से होंगे, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, तो सबसे कम इन्हीं दो की है। इस वजह से सिल्वर और कॉपर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, तो हमारी वायर्स भी कॉपर की बनाई जाती हैं। सिल्वर वैसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वो महंगा होता है, इस वजह से हम उसकी वायर्स नहीं बना सकते। अच्छा, तो अब हमने डायमेंशंस के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, यानी लेंथ और एरिया के साथ क्या रिलेशन है, वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चीज देखने लगे, नेक्स्ट पॉइंट देखने लगे हैं, और वो क्या है, वो है कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि फिजिकल स्टेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में, सॉरी पिछले पॉइंट में हमने नेचर भी देख ली मटेरियल की, जो हमने डिस्कस किया था कि नेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। तो डायमेंशंस और नेचर हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड जो डिपेंडेंस थी वो टेम्परेचर की थी, वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। आपको याद होगा हमने पीछे डिस्कस किया था, अब वही पिछली बातें मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको, बार बार रिपीट कर रही हूँ। दोबारा से मैं आपको वही बात बताने लगी हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स अलाइन होना शुरू होते हैं, एक डायरेक्शन में उनकी मोशन शुरू होती है, तो अपनी मोशन के दौरान वो बार बार कोलाइड करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी और एटम्स के साथ भी, जो मेटल के एटम्स होते हैं या लेटेस्ट एटम्स होते हैं उनके साथ बार बार स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइक करने के दौरान, कोलिजन के दौरान वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं लेटेस्ट एटम्स को। ठीक है, अच्छा, जब कोलिजन होती है और एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, जो लेटेस्ट एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिल रही होती है, वो एनर्जी गेन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन से। और उस एनर्जी गेन के नतीजे में क्या होता है कि एटम्स की जो वाइब्रेशन है ना, ये बात याद रखिएगा कि लेटेस्ट एटम्स जो हैं, जो मेटल के एटम्स हैं, वो फिक्स नहीं होते अपनी जगह पर, वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब उनको एनर्जी मिलती है तो उनकी वाइब्रेशन जो है वो तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जब वाइब्रेशन तेज होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे ही कोलिजन होती है, इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस एटम्स के बीच में अपनी एनर्जी लेटिस एटम्स को देते हैं, जिसके नतीजे में
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है उन एटम्स का, और इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन इंक्रीजेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं कोलाइड करने के। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो क्या होता है, अब कोलिजन के चांसेस बढ़ गए तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ गई है। दूसरा फैक्टर जो है वो क्या होता है कि चूंकि हीट ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कोलिजन के नतीजे में। अब आपको पता है कि एनर्जी जब भी कोलिजन होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट होता है। तो वो जो हीट है ना, वो एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ा रही होती है कंडक्टर का। ठीक है, उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से भी जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट टेम्परेचर के बढ़ने से और एनर्जी ट्रांसफर होने से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। इस एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होने से चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, और इस वजह से जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। ठीक, अब इस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहें तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हमने कन्वर्ट किया हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा होगा। अगर आर नॉट आपके पास रेजिस्टेंस थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आर टी आपके पास कोई रेजिस्टेंस थी किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर, तो जो रिलेशन बनता है, और टी आप समझ लें कोई टेम्परेचर है ना, तो हम कहते हैं कि एक फ्रैक्शनल चेंज जो होता है रेजिस्टेंस के अंदर पर केल्विन। ठीक है, 1 केल्विन के अंदर जितना रेजिस्टेंस के अंदर फ्रैक्शनल चेंज आएगा उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम अल्फा शो करते हैं। तो पिछले टेबल में हमने जो देखा था, ये देखें, ये जो अल्फा है ना, ये बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो क्या है कि 1 केल्विन टेम्परेचर पर जितनी रेजिस्टेंस चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या होगा, आर टी, आर का भी हमने पीछे रिलेशन निकाला था, उसको हम आर टी के लिए भी लिख लेते हैं और आर नॉट के लिए भी लिख लेते हैं। अब टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो या T डिग्री सेल्सियस हो, लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे। तो इस वजह से रो टी आ गया और रो नॉट या रो ओ आ गया। ठीक है, इन वैल्यूज को जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर और सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ये आ जाती है, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू टी। तो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर केल्विन। तो रो नॉट जो है वो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की एट 0 डिग्री सेल्सियस, रो टी जो है वो T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, देर आर some substances like germanium, silicon, etc. whose resistance decreases with increase in temperature. These substances have negative temperature coefficient. अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, ये किताब में नहीं लिखी हुई। आप देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, रो टी माइनस रो नॉट। ये बेसिकली क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब अगर तो सब्सटेंसेस जो हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो उनमें रो टी की वैल्यू बड़ी होगी, और रो टी माइनस रो नॉट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रो टी की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर रो टी की वैल्यू छोटी होगी और रो नॉट की बड़ी होगी तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब रो टी छोटे होने या बड़े होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रो टी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है तो रो टी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, और उसमें से करंट फ्लो जो है वो तेज होता जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से चूंकि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो रो टी की वैल्यू छोटी होगी, कम होगी रो नॉट की निस्बत। तो इस वजह से इस न्यूमिनेटर का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा।
तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। यही बात यहाँ समझाई हुई है कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, अब ये दोनों ही जो हैं वो सेमीकंडक्टर हैं, आपको पता है। तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। इसी वजह से इन सब्सटेंसेस के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।